अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लासेस के अंदर रमज़ान में जो नहीं आए थे तो हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए। टेलवेंट सीएसएस हो गया, शर्ट सीएन हो गया, फूड स्टेप हो गया। फूड स्टेप तो एज सिमिलर ऐसे ही है जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। तो टेलवेंट सीएसएस और शर्ट सीएन एक्सप्लोर कर लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। उसके अलावा आफ्टर कंप्लीटेड यूज इफेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम प्रॉपर एक साइट बनाएंगे यूजिंग अ रिएक्ट राउटर प्लस टेलवेंट सीएसएस प्लस फायरबेस। तो उसके अंदर भी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूंगा, लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। मैंने अभी अपलोड कर दी है जितनी भी रिमेनिंग वीडियोस थी टेलवेंट सीएसएस और शेड सीएन की। आज की क्लास के अंदर हम हुक पढ़ेंगे यूज इफेक्ट। इससे पहले हमने एक हुक पढ़ा था यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट का तो सबको पता है क्या करता है यूज स्टेट। क्या काम है यूज स्टेट का, कोई बताएगा किस काम आता है वो? यूज स्टेट हम क्यों यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो? किसी को भी नहीं पता, सब भूल गए एक ही दिन में। क्या कह रहे हैं? यूज स्टेट हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते थे ना, कि भाई जब भी हमारी कोई भी चेंजेस हो स्टेट के अंदर तो हमारा कंपोनेंट दोबारा रीरेंडर। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की कोई भी फॉर एग्जांपल वेरिएबल में चेंज कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ रियल टाइम पे वो यूआई पे रेप्लिकेट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल काउंटर रेस टाइप की और भी एप्लीकेशन है, तो मैं स्टेट मैनेजमेंट करता हूँ। अगर मैं यूज स्टेट यूज नहीं करता था तो जावास्क्रिप्ट लेवल पे तो कोड अपडेट हो जाता था, लेकिन मेरा यूआई कभी भी रीरेंडर नहीं होती थी। तो बाज़ाहिर ऐसा लगता था कि हमारे पास कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। हालांकि हमारा जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड जो है वो अपडेट हो जाता था, लेकिन यूआई अपडेट नहीं होती थी। तो यूज स्टेट क्या करता है, जब भी हमारे पास स्टेट में कुछ भी चेंजेस होती हैं हमारा कंपोनेंट दोबारा री-रेंडर करता है। यूज इफेक्ट भी सिमिलर, काफी हद तक सिमिलर है यूज स्टेट के। तो यूज स्टेट आपको क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। मैंने 2-3 क्लासेस के अंदर इस जो है हमने प्रैक्टिस भी की थी इसके ऊपर, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब यूज इफेक्ट के अंदर क्या होता है, यूज इफेक्ट हमारे पास साइड इफेक्ट है, मतलब एक साइड इफेक्ट है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। अगर आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू में कि भाई यूज इफेक्ट क्या होता है, तो यूज इफेक्ट हमारे पास एक हुक है। ठीक है, रिएक्ट का एक स्पेशल फंक्शन होते हैं, हुक्स क्या होते हैं वो हमें पता है। स्पेशल फंक्शन होते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स यूज करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट में। बट अगर कोई पूछे यूज इफेक्ट क्या होता है, तो यूज इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, एक साइड इफेक्ट है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। इसका काम क्या है, ये डिफॉल्ट हमारा जब एग्जीक्यूट होता है जब भी हमारा पेज रीरेंडर होता है, मतलब फर्स्ट टाइम रेंडर होता है डिफॉल्ट। अब फॉर सपोज कि भाई आप जैसे ही किसी भी स्पेसिफिक पेज के ऊपर आते हो, आपने जो है वो रिएक्ट से आ, मान लो कि छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है, एक वेबसाइट बनाई है। उसके ऊपर क्या हो रहा है कि आपके पास एक लॉगिन का पेज है, एक रजिस्टर का पेज है, एक गेट पोस्ट का पेज है जिसके अंदर आपकी पोस्ट आ रही है जो आपने की है, या फिर फीड आ रही है फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे ही आप उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाओगे एक एपीआई कॉल होगी। जैसे आप उस पेज के ऊपर जाओगे उसी वक्त एक एपीआई कॉल होगी और आपका डेटा फेच करके यूआई पे रेप्लिकेट कर दी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने facebook.com खोला, facebook.com खोलने के बाद जैसे ही आप फीड वाले टैब पे गए, जैसे ही आप वीडियो वाले टैब पे गए, जैसे ही आप ग्रुप वाले टैब के ऊपर गए, जैसे ही आप टैब के ऊपर जाओगे पेज चेंज होगा। जो है वो यूआई पूरी रेंडर होगी। जैसे ही पेज चेंज हुआ वो क्या करेगा, यूजिंग अ यूज इफेक्ट एक एपीआई कॉल करेगा जो उस पेज के हिसाब से रेलिवेंट डेटा लेकर आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीड के पेज के ऊपर जाओगे तो हमें फीड्स चाहिए कि भाई हमारे पास, तो हाँ जैसी फीड के ऊपर होता है बिहाइंड द सीन क्या होता है, यूज इफेक्ट कॉल होता है, उसके अंदर वो सर्टेन एपीआई कॉल होती है कि भाई मुझे फीड का डेटा चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप के टैब के ऊपर जाते हो फेसबुक के, जैसे आप ग्रुप के टैब के ऊपर जाते हो हमारे पास एक एपीआई कॉल होती है बिहाइंड द सीन यूज इफेक्ट के अंदर। तो यूज इफेक्ट का प्राइमरी यूज क्या है, साइड इफेक्ट्स मैनेज करना। मतलब क्या कि भाई जैसे ही कोई भी स्पेसिफिक पेज चेंज हो, जैसे ही पेज रेंडर हो, तो हमारे पास क्या हो, एक सर्टेन जो है मैं लॉजिक परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं कब परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, जब मेरा पेज रेंडर हो एक ही दफा। मैं रिलोड करूंगा दोबारा रीरेंडर होगा तो दोबारा यूज इफेक्ट चलेगा। तो यूज इफेक्ट डिफॉल्ट हमारा जब वर्क करता है जब भी कोई भी पेज हमारा रीरेंडर हो रहा होता है। मान लो आप एक पेज से दूसरे पेज पे गए, अब वो पेज हमारा बाजार दोबारा रीरेंडर होगा। तो अगर आप होम से अबाउट पे गए हो तो अब अबाउट के ऊपर आप कोई स्पेसिफिक जो है वो कंटेंट को जो है वो गेट करना चाह रहे हो, बैकएंड से गेट करना चाह रहे हो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हो, तो वो सब काम हम यूज इफेक्ट में करते हैं। अब देखिए साइड इफेक्ट, ऑपरेशन डिड अफेक्ट थिंग्स आउटसाइड द कंपोनेंट यूआई।
अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, बिफोर द यूआई रिपेंट हमारे पास क्या होगा, वो सर्टेन लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब हमारी यूआई रिपेंट हो रही होगी, मतलब पेंट हो रही होगी, उससे पहले ही हमारी वो लॉजिक परफॉर्म हो जाएगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई एपीआई पहले कॉल कर लो, उसके बाद जो है वो यूआई पेंट करो। अब मान लो कि मुझे, मैंने एक पेज बनाया जिसके ऊपर मैं यूजर की पोस्ट दिखा रहा हूँ। अंजला आगे आओ, यहाँ पर आओ। यूआई की एक मैं स्पेसिफिक मैंने कंपोनेंट बनाया पोस्ट का, जिसके ऊपर मैं यूजर की पोस्ट दिखा रहा हूँ। बहुत सारी पोस्ट है, मान लो 10 है, 12 है, कुछ भी है। अब वो सारा डेटा मेरे पास सर्वर साइड से आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट के अंदर वो एपीआई कॉल करूंगा कि पहले मैं डेटा मंगवाऊंगा, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो इटरेशन परफॉर्म करूंगा, मतलब यूआई पे दिखाऊंगा। मतलब पहले डेटा मंगवाया, उसके बाद यूआई को पेंट किया। तो यूज इफेक्ट भी इस तरीके से काम करता है, पहले आप डेटा मंगवा रहे होते हो, उसके बाद आपका एचटीएमएल रेंडर हो रहा होता है। इसको ऐसे समझ लो कि पहले आपका वो सर्टेन जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका एचटीएमएल रेंडर होगा। इस तरीके से यूज इफेक्ट वर्क कर रहा होता है। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, मतलब क्यों क्यों यूज करते हैं हम इसको। फेचिंग एपीआई डेटा, मोस्ट प्राइमरीली हम इसको इसलिए यूज करेंगे कि हम कोई भी सर्टेन एपीआई कॉल करना चाह रहे हैं किसी भी पेज के ऊपर, जैसी रेंडर सबसे ज्यादा हम उसी में यूज करते हैं। उसके अलावा इवेंट लिस्नर हो गया, लोकल स्टोरेज अपडेट्स हो गया, टाइमर्स हो गए। जैसे हमारे पास काउंटर ऐप बना रहे हो आप किस टाइप की, या इस टाइप का कोई भी काम कर रहे हो, तो इसलिए हम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन प्राइमरी यूज किसने हो रहा होता है, 90% हम यूज कर रहे होते हैं फॉर कॉलिंग आ एपीआई। कि हम एपीआई रिएक्ट के अंदर किस में कॉल करेंगे, अगर हम रिएक्ट में एपीआई कॉल करेंगे तो हम यूज इफेक्ट में करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। अब सिंटेक्स हमारे पास का क्या है, बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने यूज स्टेट ऊपर इंपोर्ट किया था, उसी तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद यूज इफेक्ट क्या है, बिल्ट इन एक फंक्शन है। अब वो फंक्शन क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। कॉल बैक फंक्शन का सबको पता है। तो इसमें क्या है कि भाई ये जो यूज इफेक्ट है, अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम अपना कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड दे सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद हमारे पास दूसरा आर्गुमेंट है जिसका नाम है डिपेंडेंसीज। मतलब ये स्पेसिफिक फंक्शन यूज इफेक्ट दो स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास पैरामीटर के लो, आर्गुमेंट्स के लो एक्सेप्ट कर रहा होता है। फर्स्ट वन वाज लॉजिक के कौन सी सर्टेन आपको लॉजिक परफॉर्म करनी है, कोई भी जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड आप इसमें दे सकते हो। दूसरा डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज क्या होती है कि कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। तीन टाइप की डिपेंडेंसीज होती हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर हमारे को रूल्स बताए हुए हैं। अगर आप डिपेंडेंसीज पास नहीं करोगे तो रन आफ्टर एवरी रेंडर। मतलब यूआई में छोटा सा भी अगर चेंज होगा, स्टेट भी चेंज होगी, तो क्या होगा, री रेंडर होगा हमारा यूज इफेक्ट दोबारा। तो ये तो हम यूज नहीं करते, क्योंकि मान लो कि आपके पास चार स्टेट है एक ही कंपोनेंट के अंदर। अब वो चारों स्टेट में से कुछ भी अपडेट हो रहा होगा, आपका यूज इफेक्ट दोबारा री रेंडर होगा। तो मोस्टली हम इसको यूज नहीं कर रहे होते। दूसरा मोस्ट कॉमनली जो हम यूज कर रहे होते हैं वो होता है एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे का मतलब क्या है, जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा एक ही बार एग्जीक्यूट होगा ऑन अ वन टाइम बस। जैसे आप किसी भी पेज के ऊपर जा रहे हो नए, उसी टाइम एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट हो गया, अब जब तक आप पेज को रिलोड नहीं करते, वो उसके अलावा कभी भी जो है हमारे पास रेंडर नहीं होगा। मतलब एक टाइम पे जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा है, जब भी एक ही दफा रेंडर हो रहा है पूरा कंपोनेंट, जब भी एग्जीक्यूट होगा। थर्ड वन है हमारे पास, अगर हम डिपेंडेंसीज के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं, तो जब भी वो वैल्यू चेंज होगी जब हमारा यूज इफेक्ट रेंडर होगा। अब ये बोला रन व्हेन वैल्यू चेंज। अब मान लो इसके अंदर आपने एक यूज स्टेट की कोई स्टेट दे दी, अब उस स्टेट में जब भी चेंजेस हो रही होंगी आपका वो ब्लॉक ऑफ कोड रन हो रहा होगा। अब इसको जो है वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। फिर इसके अंदर हम एपीआई कॉलिंग भी करेंगे। तो मैं एक जल्दी से क्या करता हूँ, बीट का एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अच्छा, वीट का भी हमारे पास जो है वो वर्जन अपडेट हुआ, आई थिंक 8 वर्जन अपग्रेड कर दिया है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि नया प्रोजेक्ट ही बनाना। अब आप लोग ना पुराने प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट अपडेट्स किए, मेजर अपडेट्स किए हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा फास्ट हो गया है वीट। तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट प्रोजेक्ट ही क्रिएट करेंगे। एक नया फोल्डर बना लेते हैं, रिएक्ट की हमारी क्लास है 12। बस कोशिश करेंगे 3-4 क्लासेस में रिएक्ट खत्म करके हम नेक्स्ट की तरफ चलें। फिर बाकी जितने भी एडवांस टॉपिक होंगे हम उसी के अंदर कवर कर लेंगे। अच्छा जी, तो मैंने एक रिएक्ट 12 के नाम से फोल्डर बना लिया। उसके बाद मैंने इसको सीएमडी में खोलना है। एक दफ़ा मैं अपना वर्जन चेक कर लूँ। वर्जन हमारा होगा 24 नोट का।
ठीक है, ये स्पेसिफिक कमांड मैंने क्या की यहाँ पर पेस्ट कर दी, तो मेरे पास लेटेस्ट जो है वो वीट का वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा, विच इज़ अ 8। आई थिंक 8 वर्जन अपडेट किया है इन लोगों ने। 12 मार्च को रिलीज हुआ है वर्जन 8। तो पुराने वर्जन डेप्रिकेटेड हो गए, तो हमें 80 वर्जन यूज करना होगा। इन्होंने सपोर्ट भी खत्म कर दी है इसकी, तो कोशिश करना कि नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लो सारे। हम्म। हाँ, वेबसाइट वही है, वही कमांड है। यहाँ से किया है मैंने, बीट के ऊपर गया। ठीक है, ओके टू प्रोसीड। प्रोजेक्ट का नेम डिफॉल्ट रहने देते हैं फिलहाल। फ्रेमवर्क हमारा है रिएक्ट, वेरिएंट हमारा है जावास्क्रिप्ट। बाकी जैसे टू डू ऐप अभी तक सबमिट नहीं कराई है, आपने भी नहीं कराई है और आपने भी नहीं कराई है, आपने करा दी? आप तो अभी आए हो ना रमजान के बाद, तो असाइनमेंट देख लेना। और हमने भी नहीं कराई है शायद। जितने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं, मैं क्या करता हूँ, उस स्पेसिफिक फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। वीट प्रोजेक्ट नाम से इसने एक फोल्डर क्रिएट किया है, यहाँ पर जाके मैंने लिखा CMD कोड स्पेस फुल स्टॉप। जैसे मैं इंटर करूंगा, ये स्पेसिफिक नेस्टेड फोल्डर मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, एप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाके जो हमारी बॉयलर प्लेट वाला कोड था वो सारा रिमूव करता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा RFCE। तो मेरे पास क्या होगा, एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर देगा फंक्शनल कंपोनेंट की। उसके बाद हमारे पास मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर हमारे पास इंडेक्स डॉट सी एस एस इम्पोर्ट हो रहा है, उसको रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऐप डॉट सी एस एस, ये तो अभी कहीं भी नहीं हो रहा फिलहाल। ठीक है, तो हमने सी एस एस भी सारी जितनी भी इम्पोर्ट्स थे वो ख़त्म कर दिए। और मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाके जो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमें स्ट्रिक्ट मोड को भी फिलहाल के लिए हटा देना है, तो मैंने यहाँ से जाके स्ट्रिक्ट मोड भी रिमूव कर दिया। उनसे बोल पूछ लें, बट उनको बोल दें।
ठीक है, हमारा जो है वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। अब चलते हैं VS कोड की तरफ और यहाँ पर जाके सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सर्वर स्टार्ट करने की कमांड क्या है? npm run dev npm run dev। ठीक है, मैं जैसे ही npm run dev लिखता हूँ ये स्पेसिफिक सर्वर मेरा स्टार्ट हो जाएगा, डेव सर्वर। अब ब्राउजर की तरफ चलते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो ऐप लिखा हुआ आ गया। मतलब मेरे पास सब चीज़ें सही तरीके से चल रही। ठीक है, मूविंग टू द पॉइंट। हम यूज इफेक्ट देख रहे थे, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर जाके हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ फिलहाल के लिए होम डॉट जेसेक्स। ठीक है, यहाँ पर जाके हमने क्या किया, बॉयलर प्लेट क्रिएट कर ली। अब ये स्पेसिफिक हमारे पास कंपोनेंट हम ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ इंपोर्ट होम फ्रॉम स्लैश कंपोनेंट स्लैश होम। ठीक है, अब यहाँ पर जाके हम किस तरीके से कॉल करेंगे इसको, जिस तरीके से हम टैग ओपन करते हैं, टैग ओपन करने के बाद हमारे कंपोनेंट का नाम एंड टैग क्लोज। अभी किस चीज़ का एरर आ रहा है? किस चीज़ का एरर है ये? जेएसएक्स फ्रेगमेंट का। तो यहाँ पर जाके मैं फ्रेगमेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास होम भी यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। मतलब अभी हम फोकस वैसे भी CSS पे नहीं कर रहे, हमारा मेन गोल क्या है, यूज इफेक्ट किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके मुझे यूज इफेक्ट यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाके मैं इंपोर्ट कर लूंगा यूज इफेक्ट। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो मैंने यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट रिलेटेड सारा कोड और स्पेशली हुक्स, सबसे पहले आप क्या करते हो, जितना भी हुक्स रिलेटेड कोड होता है वो सबसे पहले आप वो लिखोगे। आप फॉर एग्जाम्पल आप किस तरीके से डिवाइड करोगे कंपोनेंट के अंदर कोड को। अब रिटर्न से पहले जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है मैंने आपको बताया था। अब जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर भी सबसे पहले क्या करोगे, आप हुक्स को जो है ना वो सबसे पहले हुक्स क्रिएट करोगे, उसके बाद नीचे आप जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड लिखोगे ताकि हुक्स रिलेटेड कोड हमारा पहले रेंडर हो जाए। हमारा काम क्या है, यूज इफेक्ट को सबसे पहले कॉल करना है। यूज इफेक्ट हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि भाई यूआई पेंट करने से पहले ही आप क्या कर दो, डेटा लेकर आ जाओ। जब जैसे ही डेटा आ जाए उसके बाद आप क्या करोगे, यूआई को पेंट करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके मैंने यूज इफेक्ट को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर जाके मैं लिखूंगा कॉन्स्ट यूज इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या है, हमारे पास एक हमने फंक्शन कॉल किया यूज इफेक्ट। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। इफ आई होवर, तो ये मेरे को बोल रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करूंगा। एक है आपका इफेक्ट विच इज अ कॉल बैक, और सेकंड हमारा आर्गुमेंट है डिपेंडेंसीज जो ऑप्शनल है। पहला आर्गुमेंट तो रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, दूसरा ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो इट्स नॉट अ इशू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाके क्या करूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन कॉल जो है वो एक एनोमिनस फंक्शन में कॉल करता हूँ, जो हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा। तो यहाँ पर जाके मैंने एक एरो फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास जब भी हमारा यूज इफेक्ट रेंडर होगा ये स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें आप कोई भी रिलेटेड जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग के बाद मैंने बोला हेलो दिस इज फ्रॉम यूज इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही मैं ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ और कंसोल चेक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया हेलो दिस इज फ्रॉम यूज इफेक्ट। अब ये क्या है, हमारे पास मैंने डिपेंडेंसीज एरे नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास कुछ भी रेंडर होगा, मतलब जब भी हमारे पास कुछ भी चेंज होगा, मान लो वो स्टेट में भी होगा, जब भी ये यूज इफेक्ट दोबारा रेंडर होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो कि भाई मैंने यहाँ पर जाके क्या किया, एक और स्टेट बना ली यूज इफेक्ट के नाम से। मैंने बोला कि भाई यूज इफेक्ट भी यहाँ पर
इंपोर्ट कर लो। मैंने यहाँ पर सॉरी यूज स्टेट भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लो। और यहाँ पर जाके मैंने बोला कि भाई एक काउंटर ऐप बना रहा हूँ, मान लो अभी फिलहाल के लिए कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट। इसका काम क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा काउंट इंक्रीज होगा। यहाँ पर जाके मैंने लिखा सेट काउंट, देन एक यूज स्टेट कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, और इनिशियल इसकी वैल्यू होगी 0। यहाँ पर जाके मैं एक छोटा सा काउंटर बटन बना लेता हूँ। बटन यहाँ पर जाके मैंने बोला काउंट प्लस प्लस और ऑन क्लिक। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ मेरे पास क्या हो, सेट काउंट प्लस प्लस हो। तो मैंने यहाँ पर जाके डायरेक्ट ही जो है वो सेट काउंट के अंदर इंक्रीमेंट करना शुरू कर दी। मैंने बोला काउंट प्लस 1, जो भी पुराना काउंट है उसके अंदर 1 प्लस करते हैं। मतलब मैंने क्या किया, एक यूज स्टेट भी यहाँ पर कॉल किया। अब यूज स्टेट जैसे कॉल होता है आपका जो है वो कंपोनेंट रिरेंडर होता है, ये हमें पता है। जब जब भी हम यूज स्टेट यूज करते हैं, यूज स्टेट का यूज करने का मकसद ही यही होता है। तो मैंने एक स्टेट भी बना ली। अब अगर मैं यहाँ पर जाके स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा यूज स्पेक भी रेंडर हो। तो कभी भी आपको डिपेंडेंसीज वाला आर्गुमेंट खाली नहीं छोड़ना। अब हर स्टेट के अपडेट के ऊपर हमारा कंपोनेंट रिरेंडर हो रहा है, वो स्पेसिफिक यूज इफेक्ट का जो हमारा कोड है वो भी दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मान लो कि आपने यहाँ पर एपीआई कॉल लगा दी, तो हर स्टेट के जो है वो चेंज के ऊपर ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। 1000 बार जो है वो स्टेट चेंज हुई, 1000 बार एपीआई कॉल होगी। और आपका जो है वो डॉलर्स के जो है वो $1000 के अंदर कॉस्ट आ जाएगी। और फिर कंपनी वाले आपको निकाल देंगे और वो बेचारे खुद बैंक करप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट बहुत पड़ती है हमारे पास क्लाउड के ऊपर। तो एपीआई हमें ऑप्टिमाइज वे के अंदर कॉल करनी होती है, मेनली यूज ही यही होता है। तो एज अ डेवलपर हमें पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसीज का असल यूज केस क्या है। जब तक हमें अच्छी तरीके से पता नहीं होगा, आप एक ऑप्टिमाइज वेबसाइट कभी भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देता तो वो क्या करेगा, अब ये एक स्टेट है, मैं यहाँ पर 4 स्टेट बना दूं, हर स्टेट के अपडेट के ऊपर ये अपडेट हो रहा होगा, क्योंकि रेंडर हो रहा है, हर री रेंडर हो रहा है ना। जब भी मैं कोई भी स्टेट चेंज करता हूँ, मैंने बोला आपका कंप्यूटर री रेंडर होता है, तो जैसे ही री रेंडर डायरेक्ट होता है वो क्या करता है, यूजर पैक को दोबारा कॉल कर देता है। अब इस चीज से बचने के लिए मेरे को बस सिंपल छोटा सा काम क्या करना है कि भाई जब भी मेरे पास फर्स्ट टाइम के ऊपर कंपोनेंट जो है वो माउंट हो, ओनली फर्स्ट टाइम, जब भी आप क्या करो इस यूजर पैक को कॉल करो। तो मैंने क्या किया, सेकंड आर्गुमेंट में बस जस्ट मैंने एम्प्टी एरे दे दिया, मैंने एक एम्प्टी डिपेंडेंसी पास कर दी। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास पहली दफा माउंट हो कंपोनेंट, जब भी आपको क्या करना है, ये स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करना है। अब अगर मैं जाके ब्राउजर पे देखूं और यहाँ पर काउंट में सम करूं, प्लस करूं, स्टेट तो अपडेट हो रही है लेकिन मेरे यूज इफेक्ट के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि उसने क्या किया, ओनली फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा। रिलोड करूंगा, फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट हो रहा है। जब मैं पेज को रिलोड कर रहा हूँ, दूसरे पेज से आऊंगा, जब भी ये यूज इफेक्ट हमारा रेंडर होगा। अब जैसे ही मेरी दूसरी स्टेट चेंज हो रही है, ये स्टेट हमारी रेंडर हो रही है, हमारे यूज इफेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंस हो गया डिपेंडेंसीज एरे पास करने में, और अगर आप एरे पास नहीं करते जब। ठीक है, तो ये तो हमें याद रखना है कि भाई आपको हमेशा जो हमारा रिकमेंडेड फ्लो होता है, जब भी आप एपीआई कॉल करोगे आपका ये जो है वो फॉर्मेट होगा। हमेशा आप एक एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करोगे कि भाई जब भी मेरा पेज रिलोड हो, जब भी आपकी एपीआई कॉल हो, या जब भी यूजर उस पेज के ऊपर आए, फर्स्ट टाइम ही हो, क्योंकि डेटा मुझे फर्स्ट टाइम ही चाहिए। हर स्टेट के चेंज के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैंने एपीआई से डेटा लिया, मैं यूआई पे दिखा रहा हूँ। अगर रिलोड करा तो डेटा लॉस हो जाएगा, दोबारा गेट कर लो। तो हमेशा हम क्या करेंगे, एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करेंगे। ये हमारा बिहेवियर होता है, ये हमारा फॉर्मेट होता है फॉर एपीआई कॉलिंग। एपीआई कॉलिंग करोगे तो एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करो, डिपेंडेंसी पास करोगे। अगर आपको मान लो स्टेट के ऊपर अपडेट करना है, विच इज नॉट पॉसिबल, बहुत कम ही ऐसा यूज केस होगा कि करना हो, तो आप जो करोगे इसको एम्प्टी छोड़ोगे। तो वरना हमारा ये जो है वो डिफॉल्ट फॉर्मेट यही होता है। प्रोडक्शन लेवल पे ज्यादातर हम एपीआई कॉलिंग के लिए यूज करते हैं यूज इफेक्ट, तो हमें वन टाइम ही कॉल करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जाके मैं इसको यूआई पे भी दिखाता हूँ, ताकि मैं आपको ये दिखाऊं कि भाई हमारी ये वाली स्टेट अपडेट हो रही है, लेकिन हमारा यूज इफेक्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर गया, क्रोम ब्राउजर के ऊपर गया, अब यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, सम किया, तो मेरे क्या हो रहे हैं, काउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट मेरा यूज इफेक्ट एक दफा ही कॉल हुआ होगा रिलोड के। अब मैं रिलोड करूंगा दोबारा कॉल हो जाएगा। अब ये स्टेट इस पर डिपेंडेंट नहीं है। मैंने बोला कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट माउंट हो, एक ही दफा आपको क्या करना है, इसको कॉल करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ये सब ऊपर से गया, हो गया क्लियर? बाकी हमें क्लियर हुआ?
देखो मैंने यहाँ पर जाके दोबारा, हाँ दोबारा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर जाके दोबारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया यूजिंग RFC। अब यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, जो मैंने होम वाला कंपोनेंट बनाया था जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक डिव बनाया है और उसके अंदर होम लिखा है, इसको मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ इस कंपोनेंट को ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, ताकि यहाँ पर भी ये शो हो। या फिलहाल के लिए अभी इसको भी छोड़ दो। बस अब मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, हुक को इंपोर्ट कर लिया। हुक को इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, जहाँ पर आपका जो एप वाला कंपोनेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के फौरन नीचे आप क्या करोगे, इस स्पेसिफिक यूज इफेक्ट को कॉल कर लोगे। सिंपल, यहाँ पर आपने इसको कॉल कर दिया। जैसे मैंने इसको कॉल किया, ये बोल रहा है कि भाई मुझे दो आर्गुमेंट्स चाहिए, एक मुझे चाहिए इफेक्ट विच इज अ कॉल बैक फंक्शन, और सेकंड है मेरे पास डिपेंडेंसीज विच इज ऑप्शनल, आप देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल इस जो है वो पास कर देता हूँ। तो मैंने ये क्या किया, यहाँ पर एक एनोमिनियस कॉलबैक फंक्शन बनाया यूजिंग अ एरो, ये मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट दे दिया। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर आप वो कोई सा भी अपना जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड दे सकते हो जो आपको कॉल करना है यूज इफेक्ट के ऊपर। अभी के लिए फिलहाल मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप जस्ट कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा दो, दिस इज फ्रॉम यूज इफेक्ट। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने बोला कि भाई यही प्रिंट करा दो आप। अब जैसे ही मैं ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ और कंसोल के अंदर जाके चेक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, दिस इज फ्रॉम यूज इफेक्ट। ठीक है, अब सेकंड, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि भाई चलो ठीक है, हमारे हमने क्या किया कि जैसे ही हमारा पेज रिलोड हो रहा है, यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, पेज चेंज हो रहा है, कॉल हो रहा है, कोई मसला नहीं। बट अगर मैं यहाँ पर डिपेंडेंसीज एरे नहीं दूंगा जो कि रिकमेंडेड है, तो मेरे पास क्या होगा कि अब इस कंपोनेंट के अंदर मैंने कोई स्टेट मैनेजमेंट की है, मान लो बहुत सारी चीजों के लिए की है, यूजर का डेटा सेट सेट कराने के लिए मैंने स्टेट का यूज किया, कोई स्पेसिफिक मैंने जो है वो काउंटर बना दिया, या वॉट एवर मैंने कोई भी चीज को अपडेट करने के लिए स्टेट यूज की है। और देयर आर 10+ स्टेट्स की, भाई मेरे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, कोई यूजर का डेटा सेव कर रही है, कोई केस सेव कर रही है, कोई कोई कंडीशन चेक कर रही है, कोई कुछ कर रही है, बहुत सारी स्टेट का अलग अलग काम है। तो अगर मैं यहाँ पर डिपेंडेंसीज एरे नहीं दूंगा और मैं यहाँ पर कोई भी स्टेट बनाऊंगा, मैंने यहाँ पर बनाई यूज स्टेट, भी यहाँ पर बना लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पर एक काउंटर भी बना लिया, काउंटर का स्टेट भी बना लिया। मैं बोला काउंट कॉन्स्ट काउंटर सेट काउंटर, और यहाँ पर जाके हमने क्या किया, यूज स्टेट को कॉल कर लिया। इनिशियल इसकी वैल्यू होगी 0। इसका काम क्या है, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो काउंट इंक्रीज करते रहो। तो मैंने यहाँ पर एक बटन भी बना लिया। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर जाके कि भाई काउंट, या ऐड लिख देते हैं, ऐड प्लस का बटन बना दिया। अब ये एरर किस चीज का आ रहा है हमारे पास, ये फ्रेगमेंट का आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्या करता हूँ, ये फ्रेगमेंट दे देता हूँ उसको। मैंने ये फ्रेगमेंट में रैप कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो, ऑन क्लिक, और यहाँ पर ही मैंने क्या किया, एरो फंक्शन कॉल करके डायरेक्ट यहाँ पर ही विदाउट क्रिएटिंग अ फंक्शन मैंने यहाँ पर ही काउंटर को अपडेट कर दिया। मैंने बोला सेट काउंट काउंटर, और इसके अंदर मैंने बोला काउंट के अंदर आप क्या करते रहो, प्लस कर दो 1, पुराने नंबर के अंदर प्लस कर दो 1। अच्छा, काउंटर लिखा हुआ मैंने इसको। ठीक है, तो 0 था, 0 से 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 में 1 प्लस किया 2, फिर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 में 1 प्लस किया 3। इस तरीके से मैंने काउंटर बना लिया। और मैंने बोला कि यहाँ पर आप यूआई के ऊपर भी इसको शो कराते रहो जो भी मेरे काउंटर में अभी करंट वैल्यू है। इफ आई गो टू ब्राउजर, अब मैं जैसे ही अपना काउंटर अपडेट करता हूँ, मैंने जैसे ही एड के ऊपर क्लिक किया, स्टेट अपडेट हुई। अब अपडेट तो ये वाली स्टेट होनी चाहिए, लेकिन हमने डिपेंडेंसीज एरे पास नहीं किया, इसकी वजह से कोई भी स्टेट अपडेट होती है तो हमारा कंपोनेंट दोबारा रीरेंडर होता है। रीरेंडर मतलब कि वो दोबारा उसको रिपेंड करता है। ठीक है, तो जब वो उसको रिपेंड कर रहा है तो वो यूज इफेक्ट को भी दोबारा कॉल कर रहा है।
अब ये तो एक स्टेट है, मान लो आपने यहाँ पर 10 स्टेट बनाई थी, कोई यूजर का डेटा सेव कर रही थी, कोई उसकी एज सेव कर रही थी, कोई कोई काम कर रहा था, कोई बुलियन कंडीशन चेक कर रहा था, वॉट एवर, आपने बहुत सारी स्टेट बनाई है जो आप आगे जाके बनाओगे। जो आप कोई भी कंपोनेंट यूज करोगे उसके अंदर 4-5 स्टेट तो होती ही होती हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हर स्टेट के अपडेट के ऊपर हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा होगा, और आगे जाके हम इसमें एपीआई कॉल करेंगे। तो अगर आपकी 5 स्टेट है और उस स्टेट में कुछ भी अपडेट हो रहा है जो हम चाह रहे हैं कि सिर्फ यूआई पे अपडेट हो, लेकिन उसकी वजह से मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, और उस यूज इफेक्ट के अंदर मैं कोई एपीआई कॉल कर रहा हूँ, तो वो एपीआई भी बार बार कॉल हो रही है, जो मुझे कॉस्टली पड़ सकता है। तो मेरा मेन काम क्या है, यूज इफेक्ट हमें एपीआई कॉलिंग पे यूज करना है। और एपीआई कॉलिंग कब होती है, जब मेरा पेज एक दफा माउंट होता है, मतलब जब भी मेरा पेज रिलोड होता है तो फर्स्ट टाइम के ऊपर मेरे को उस स्पेसिफिक यूज इफेक्ट को कॉल करना होता है। इस चीज से बचने के लिए मुझे सिंपल एक काम करना है, दूसरा आर्गुमेंट दे देना है मुझे एम्प्टी एरे। पहला मैंने दे दिया कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा मैंने दे दिया एम्प्टी एरे। अब अगर मैं यहाँ पर जाके देखूं और मैं कुछ भी स्टेट के अंदर अपडेट करूं, तो इस स्टेट की वजह से मेरा यूज इफेक्ट वाला बिहेवियर खराब नहीं हो रहा है। अब क्लियर हुआ? पक्की बात है हमें? अब यहाँ पर एपीआई कॉल करके देखते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं लास्ट वाला, कि हमें रन करना है कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू चेंज कर। अब मान लो कि आपको एक स्पेसिफिक यूज इफेक्ट को रन करना है जब भी कोई स्टेट में चेंजेस हो, आपको वो सर्टेन जावास्क्रिप्ट की लॉजिक परफॉर्म करनी है। जब भी स्टेट चेंज हो, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, ठीक है? तो उसके लिए भी हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं, कि मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मेरी स्टेट में कुछ चेंजेस हो, काउंटर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, जावास्क्रिप्ट में एक रिलेटेड कोड जो है ना, वो जो एग्जीक्यूट हो। अब मान लो वो काम आप इसलिए भी कर रहे हो कि भाई आपने फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा जो है वो फेसबुक टाइप की आपने प्रोटोटाइप बनाया, उसमें क्या है, लाइक के बटन पे जैसे ही क्लिक होता है तो हमारे पास क्या होता है, सर्वर के ऊपर जाके लाइक इंक्रीज हो रहा होता है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, रिएक्ट ने क्या किया, स्टेट अपडेट की, स्टेट जैसी अपडेट हुई, उसने यूज इफेक्ट को बताया, यूज इफेक्ट ने क्या किया, वो सर्टेन एपीआई को कॉल किया, और बिहाइंड द सीन एक और जो लाइक है वो इंक्रीज हो गया, सम हो गया, ठीक है? तो इस बिहेवियर के लिए कि आप चाह रहे हो किसी भी सर्टेन स्टेट के चेंजेस के ऊपर मेरे पास कोई भी जावास्क्रिप्ट का सर्टेन लॉजिक परफॉर्म हो, उसके लिए भी हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर जाके एक और स्टेट बना ली, और यहाँ पर जाके मैंने बोला डिक्रीज काउंटर। फॉर एग्जाम्पल एक का काम था प्लस करना, एक का काम था माइनस करना। मैंने यहाँ पर लिख दिया डिक्रीज काउंटर, और यहाँ पर जाके लिख लिया सेट डिक्रीज काउंटर। अभी मेरे पास दो स्टेट है, ठीक है? एक का काम है सम करना और एक का काम है माइनस करना। ये बटन मैंने दोबारा यहाँ पर कॉल कर लिया, और यहाँ पर मैंने बोला सेट डिक्रीज काउंटर, और इसके अंदर मैंने बोला अब आपको क्या करना है, माइनस करना। फॉर एग्जाम्पल एक का काम है प्लस में वैल्यू लेकर आना, एक का काम है माइनस में लेकर आना। मैंने यहाँ पर लिखा सब्ट्रैक्ट, या डिक्रीज कर देते हैं फिलहाल इसको, डिक्रीज, और यहाँ पर लगा देते हैं माइनस। अभी दो इंडिपेंडेंटली सेपरेट स्टेट है। अब डिक्रीज का भी मैं यहाँ पर शो कराना शुरू कर देता हूँ। ये मेरे पास हो गया डिक्रीज का काउंटर, ये मेरे पास हो गया फर्स्ट स्टेट का डेटा, ये हो गया सेकंड का। अब मैं जैसे ही क्या करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। और जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ, माइनस वाला हमारे पास आ गया, अच्छा। इसको एक टैग में डाल देते हैं H1, और यहाँ पर हमारा हो गया ये वाला काउंटर, और ये हमारा H1, इसके अंदर हम डिक्रीज काउंटर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने बोल दिया ऐड, यहाँ पर हमने बोल दिया डिक्रीज, सेव किया, ठीक है? अब मैं जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो रहा है, स्टेट अपडेट हो रही है, ऐड हो रहा है। यहाँ पर मैं डिक्रीज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सेम ही स्टेट लगा दी है हमने।
डिक्रीज काउंटर होगा ना, डिक्रीज काउंटर माइनस, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऐड हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई यूज इफेक्ट मेरा कॉल हो जब मैं मेरी एड वाली स्टेट अपडेट, ठीक है। अभी ये ना एड पे जो है वो अपडेट हो रहा है ना डिक्रीज पे, क्योंकि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एक डिपेंडेंसीज एरे दे दिया, एम्प्टी एरे। इसका मतलब क्या है, जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर हो, आपको जब भी कॉल करना है इसको, इस अपडेट हो या एड वाली कोई सी भी एक अपडेट हो, तो आपको यूज इफेक्ट को दोबारा से रन करना है, उसको एक स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने क्या किया, इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर मुझे वो स्टेट देनी है जिसके अपडेट के ऊपर हम चाह रहे हैं कि दोबारा ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो। अब मैंने बोला डिक्रीज काउंटर के अंदर कुछ भी अपडेट हो ना, तो तुम्हें क्या करना है, ये स्पेसिफिक यूज इफेक्ट को दोबारा से रन करना है। अब अब मैं ब्राउजर के ऊपर जाके 8 के ऊपर क्लिक करता हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं। जैसे ही मैं डिक्रीज वाली स्टेट अपडेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये यूज इफेक्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि किसी स्टेट के चेंज होने के ऊपर भी आप ये सर्टेन यूज इफेक्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि कोई भी स्टेट चेंज हो, जब भी आपको सर्टेन यूज इफेक्ट वाला जो है वो फंक्शन जो हो के वो आपको कॉल करना है, तो डिक्रीज के ऊपर कुछ भी अपडेट हो रहा है जब भी ये रेंडर हो रहा है, और डिफॉल्ट ये फर्स्ट टाइम पे रेंडर होगा। देखा, ये दोनों काम करेगा। अगर आप इसके अंदर जो है वो स्टेट भी पास करते हो, तो फर्स्ट टाइम ये जब भी कॉल होगा, उसके बाद स्टेट के चेंज के ऊपर भी कॉल होगा। अब डिक्रीज वाली स्टेट में जब भी चेंजेस हो रही है, सिर्फ जब भी कॉल हो रहा है। तो ये हमारे तीनों जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, जब भी आप रेंडर करो, जब मतलब ये हर दफा जो है रन होगा जब भी आपकी कोई भी स्टेट चेंज होगी, हालांकि उसका कोई ताल्लुक हो या नहीं। अगर आप इसके अंदर एम्प्टी अरे पास करते हो, तो जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट होगा, जैसे ही हमारा एक पेज पे यूजर मतलब एक सर्टेन पेज के ऊपर यूजर जब भी जाएगा, जब भी कॉल होगा ऑन वन टाइम, रिलोड करोगे दोबारा कंपोनेंट माउंट होगा, दोबारा कॉल होगा, ये फर्स्ट टाइम में कॉल होगा। उसके बाद अगर आप इसके अंदर कोई डिपेंडेंसीज एरिया में कोई सर्टेन स्टेट पास करते हो, उस स्टेट के चेंज के ऊपर भी ये हमेशा ये सर्टेन यूज इफेक्ट कॉल हो। तो ये हमारे पास तीन बिहेवियर है डिपेंडेंसीज एरे के। ये तीनों समझ में आए? पक्की बात है? ठीक है, अब इसके अंदर एपीआई कॉल करके देखते हैं, क्योंकि मेन यूज केस ही यूज इफेक्ट का हमारा एपीआई कॉलिंग। अब रिएक्ट के अंदर हम एपीआई कॉलिंग के लिए क्या यूज करते थे? फेच फंक्शन, ठीक है। अब फेच के अलावा भी हमारे पास एक और वे है फॉर कॉलिंग एपीआई, विच इज कॉल्ड एक्सियोस। एक्सियोस हमारे पास एक पैकेज है जावास्क्रिप्ट का, जो भी हमारे पास यूज करते हैं हम एपीआई कॉलिंग के लिए करते हैं। इसका जो है वो हमारे पास बेनिफिट क्या है, ये जो है वो हमारे पास 2x 3x फास्टर है एज कम्पेयर टू फेच। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर कॉलिंग एपीआई। मैंने यहाँ पर लिखा एक्सियोस। जैसे ही मैंने एक्सियोस लिखा, यहाँ पर आके यहाँ पर मेरे पास एनपीएम में लिख देते हैं। एक्सियोस के नाम से कोई न्यूज चैनल भी है हमारे पास, एनपीएम एक्सियोस, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑन द टॉप एक्सियोस करके मेरे पास एनपीएम की वेबसाइट के अंदर मेटा डेटा आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये स्पेसिफिक कमांड को मुझे रन करना है, npm i exeos। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, अपना टर्मिनल खोला। टर्मिनल खोलने के बाद टर्मिनल को किल किया यूजिंग कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाके इस कमांड को पेस्ट कर दिया। जितने ये इंस्टॉल होना है, कोई हम एपीआई देख लेते हैं। टेस्टिंग एपीआई, मॉक एपीआई। काम करते हैं, स्पॉट एपीआई देख लेते हैं कोई।
फ्री स्पॉट एपीआई, ये सही है। अच्छा जी, तो इसने एक एपीआई की भी दे दी है और डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। कौन कौन सी एपीआई हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑल प्लेयर लिस्ट, ये वाली कॉल करके देखते हैं। इसके अंदर हमें कंट्री देनी है। उसके अलावा हमारे पास, ठीक है, ये कॉल करके देखते हैं पहले। अब हमें पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की डेटा देखना है। ये बोल रहा है कि कंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। तो कंट्री पास करते हैं, यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ एंड कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। की ऑफसेट एंड कंट्री। प्लेयर लिस्ट,
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पाकिस्तान, यहाँ लिखते हैं बाबर आजम। क्या बात। आई थिंक यहाँ पर अप टू डेट डेटा नहीं है, कोई सीरीज पे देखते हैं दूसरी। टीम कहाँ से मिलेगी हमें? सबसे पहले हम कंट्री देखते हैं, कंट्री। इसमें हमारे पास डेटा है, लेकिन गेट ऑल टीम्स और पैराउंस में हमारे पास सब ठीक है। डेसिमल पॉइंट, इंडिया अफगानिस्तान, जरा पाकिस्तान की हमारे पास आईडी है 3, टीम आईडी। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और क्रिकेट टीम देख लेते हैं इसकी गेट ऑल टीम। यहाँ पर जाके मैंने टीम आईडी दे दी 3। हमारे पास अब पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो शो होने चाहिए। इमामुल हक, हुरैरा, शान मसूद, बाबर आजम। ये अपडेटेड ही है ना? मैं तो देखता नहीं हूँ क्रिकेट। ये प्लेयर्स अपडेटेड हैं? नहीं। सलमान आगा, साई मयूब, ये तो खेल रहे हैं भाई। थोड़े पुराने। ठीक है, इसी से गुजारा कर लेते हैं। अच्छा जी, तो एपीआई कॉल करनी है मुझे सबसे पहले। तो मैंने एक्सियोस को जो है वो इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ एयरफोर्स शेयर के ऊपर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जाके सब अपना अकाउंट बना लो ताकि आपको एपीआई की मिल जाए। लिंक मैंने शेयर कर दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। गूगल से क्रिएट कर लो। उसके बाद एपीआई कॉल करते हैं। कौन सी वाली? नहीं नहीं, एपीआई नहीं भेजी मैंने, सिर्फ लिंक भेजा है। एपीआई वो ऊपर वाला लिंक है, वो आपको वैसे भी रिडायरेक्ट कर देगा।
हिल स्टेशन के ऊपर। एयरपोर्ट शेयर पे आया किसी के पास तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर करो। रैपिड एपीआई नाम है। ठीक है, रैपिड एपीआई लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे क्रिकेट, तो आपके पास शो हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा रैपिड एपीआई क्रिकेट, तो ये रहा टॉप क्रिकेट एपीआई। ये वाली यूज किया आई थिंक हमने, क्रिकेट लाइव डेटा। टॉप क्रिकेट एपीआई। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ रहा होगा। लॉगिन कर लिया सबने? मैंने एयरपोर्ट शेयर पे लिंक भेजा, लॉगिन कर लिया? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक एपीआई कॉल करता हूँ जिसके अंदर हमारी जितने भी क्रिकेट टीम्स हैं उन सबका डेटा मुझे गेट करना है। तो एपीआई टेस्टिंग के लिए हम टूल यूज करते हैं, सबको पता है, पोस्टमैन। तो मैं यहाँ पर जाके पोस्टमैन कॉल कर लेता हूँ। वैसे उसने यहाँ पर भी हमारे को प्लेग्राउंड दिया हुआ है, लेकिन पोस्टमैन की हमें नो अच्छी होनी चाहिए, तो ताकि हम पोस्टमैन नहीं बोले, तो मैं पोस्टमैन के ऊपर से एपीआई को टेस्ट करूंगा। अब जैसे ही आप जो है वो लॉगिन कर ले, तो आपके पास एक एपीआई की आ रही होगी यहाँ पर। सबके पास से हो रही है एपीआई की? हो रही है नहीं? ठीक है, तो हमें एपीआई कॉल करनी है। यहाँ पर जाके हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं इसकी। कंसोल एपीआई मार्केट प्लेस टेस्ट पॉइंट, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी ना यहाँ पर। हाँ, ये कॉपी नहीं हो रही, वही देख रहा हूँ मैं भी। क्या करने से? ठीक है, लेट्स सी। ये वाला? अच्छा अच्छा, ये रहा। ठीक है, हम कल ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने कल को कॉपी किया यहाँ पर। कॉपी करने के बाद इसको मैं पोस्टमैन के ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने सिंपल कल को कॉपी किया। फिलहाल मैं कौन सी एपीआई यूज कर रहा हूँ? एपीआई का नाम है हमारे पास गेट ऑल प्लेयर्स। नहीं सॉरी, गेट कंट्री करते हैं पहले हम, जितनी भी हमारे पास कंट्रीज हैं इसको। टारगेट हमारे पास सही है, डिफॉल्ट शेल है, इसका मसला नहीं है। कल आप करोगे पोस्टमैन के ऊपर, किसी भी फॉर्मेट के अंदर इंपोर्ट हो जाता है, उसका मसला नहीं। तो हमें सबसे पहले करनी है एपीआई को इंपोर्ट। इसका नाम हमें है हमारे पास, क्या नाम था, कंट्रीज नहीं प्लेयर। टीम था, सॉरी टीम। सबसे पहले मैंने क्या किया, टीम वाली एपीआई कॉल कर ली, गेट ऑल टीम्स। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल इस कल को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद सिंपल इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट मेरे पास कलेक्शन के फॉर्मेट के अंदर इस एपीआई को इंपोर्ट कर लेगा पोस्ट में। सिंपल हमने क्या करा, यहाँ पर जाके इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, जैसे ही मैं इस एपीआई को हिट करूंगा, अब इसने ऑथराइजेशन टोकन भी उठा लिया होगा, ये होप। हाँ ये रहा। ठीक है, इसने टेक्स्ट रैपिड एपीआई की जो हेडर में पास करनी है उसने ये भी उठा ली। यहाँ पर जाके मैं जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरे पास डेटा आ गया। इंडिया है, आयरलैंड है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी हमारे पास क्रिकेट टीम्स है, 65 मेरे पास जो है वो, सॉरी 65 बोल रहा हूँ, और 26 आई थिंक ये 25 ही है। वन तो यही नहीं इसमें।
काउंट से ही नहीं आ रहा है, काम करते हैं शाम 37 है। ठीक है, 37 प्लेयर्स आ रहे हैं मेरे पास। ये हमारे पास एपीआई मुझे कॉल करनी है यूजिंग एक्सियोस रिएक्ट के अंदर। अब हम इसको एक्सपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं? अब तो हम जा रहे हैं बस, तब क्यों आए हम, इतनी लेट हो गए? सिंपल मैंने क्या किया यहाँ पर जाके, अब इसको मैं एक्सपोर्ट किस तरीके से करूंगा? बस बस बैठ जाओ, वैसी देर से आए हो। सिंपल मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पर जाके मैं कोड आइकन पे क्लिक करूंगा। कोड आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मुझे एक्सियोस यूज करना है। ठीक है, तो एक्सियोस यूज करना है तो यहाँ पर जाके मैं आप एक्सियोस सिलेक्ट करूंगा। अब एक्सियोस का भी ऑप्शन होगा हमारे पास यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा, नोट जेज एक्सियोस। सिंपल आपको इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब एक्सियोस पे किस तरीके से कॉल करोगे आप? हमने एक्सियोस को यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल कर लिया। मैं डेवलपमेंट सर्वर दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पर जाके मुझे एपीआई को कॉल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। मैंने यहाँ पर जाके लिखा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस फॉर कॉलिंग अ एपीआई। ठीक है, ये काम किया है हमने। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, जो हमें पोस्टमैन से कोड मिल रहा है वो सिंपल उठा के बस पेस्ट करते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब कॉपी कहाँ से करना है? कॉपी आपको करना है यहाँ से कॉन्फिग से। ये ऊपर वाला छोड़ देना, कॉन्स्ट एक्सियोस रिक्वायर एक्सियोस। इसके बाद जो हमारे पास जितनी भी लाइन है इसको पूरे को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको उस स्पेसिफिक यूज इफेक्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। कंसोल हटा देता हूँ, कंसोल के की जगह मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और फिलहाल के लिए डिपेंडेंसीज एरिया को भी एम्प्टी छोड़ देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रिएक्ट के अंदर एपीआई कॉलिंग कर ली। अब ये क्या करेगा, हमारे पास जितनी भी हमारे पास क्रिकेट टीम्स है सारी फेच करके लेकर आ रहा होगा। पोस्टमैन पे पहले वेरीफाई कर लेना, उसी के बाद आप यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करना। अब जैसे ही मैं ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास कंसोल क्यों प्रिंट नहीं हुआ, ये रहा डेटा आ गया। जितना भी मेरे पास डेटा था सारा मेरे पास यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं किया आपने, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, मेरे पास बटन आ रहा है टेस्ट पॉइंट का, पहले सब्सक्राइब करना होगा। अकाउंट सबने क्रिएट कर लिया, सब्सक्राइब भी कर लिया। यहाँ पर सब्सक्राइब आ रहा होगा, मेरे पास टेस्ट पॉइंट आ रहा है, आपके पास सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा। तो पहले सब्सक्राइब करना है सबको, उसी के बाद आपके पास जो है वो एपीआई कॉल एपीआई काम कर रही होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब हो गया सबके पास, सबने कर लिया। जैसे ही सब्सक्राइब हो जाएगा सिंपली हमें क्या करना है, पोस्टमैन को ओपन करना है। पोस्टमैन को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको उसको कॉपी कर लेना कल को। ये कोड स्निप का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, ये कॉपी का आइकन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये कल कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद जैसे ही आप पोस्टमैन डेस्कटॉप एप्लीकेशन खोलोगे, यहाँ पर हमारे पास न्यू और इम्पोर्ट के दो बटन आ रहे होते हैं। तो मुझे क्या करना है, इम्पोर्ट पे क्लिक करूंगा। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये स्पेसिफिक कल को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया। इम्पोर्ट विदाउट सेविंग या सेव करना चाहो आपकी अपनी मर्जी है। ये हमारे पास इसने क्या कर दिया, हमारे को एक नई हमारे पास जो है वो रिक्वेस्ट बना के दे दी है यूजिंग अ कार्ड। अब मुझे बस इसको कॉल करना है एपीआई को, तो मैं सिंपल सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा, अच्छा ये इसमें आ रहा है कि हमारे पास हेडर के अंदर इसने एक्स्ट्रा ये रैपिड होस्ट पास कर दिया, इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर दो। यहाँ पर जाके मैंने करा सेंड। जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। सिंपल ये आपके पास हेडर के अंदर एक्स रैपिड एपीआई होस्ट, हेडर के टैब के ऊपर जाके इसको हटा दो, डिलीट कर दो या फिर इसको अनटिक कर दो, तो एरर खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास सारा रिस्पॉन्स आ गया। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर एपीआई सही तरीके से चल रही है। मैंने इसको पोस्टमैन पे भी टेस्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको टेस्ट कर लिया, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है अपने रिएक्ट वाले स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको साइट के अंदर एक कोड का आइकन दिख रहा होगा, जिससे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर काफी ऑप्शंस आ रहे होंगे। इसमें आपको वो सिलेक्ट करना है कि आप किस फॉर्मेट के अंदर, कौन सी स्पेसिफिक लाइब्रेरी में, कौन सी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको यूज करना चाह रहे हो। तो हम यूज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट एक्सियोस। पहले हम क्या यूज करते थे, फेच यूज करते थे, लेकिन अब रिएक्ट के अंदर क्या यूज करेंगे, एक्सियोस यूज करेंगे। तो मैं सिलेक्ट करूंगा नोड जेस एक्सियोस। सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये वाली लाइन को छोड़ देना है, ये वाली लाइन छोड़ के हमें इसको खुद ही इंपोर्ट करना है यहाँ पर।
वो लाइन मैंने इसलिए छोड़ी है कि मैंने इसको यहाँ पर खुद ही इंपोर्ट कर लिया। मैंने यहाँ पर जाके सिंपल लिखा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, मैंने खुद ही इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद ये जो बाकी का कोड है सिंपल इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अपने यूज इफेक्ट के अंदर सिंपली पेस्ट कर दो, सिंपल। यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि मेरे पास सक्सेसफुली जो है वो एपीआई कॉल हो रही है नहीं हो रही। मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा कॉल करता हूँ। डिपेंडेंसीज दे रहे हैं तो एक ही टाइम हमारे पास क्या होगा, डेटा रेंडर होगा। तो मेरे पास यूज इफेक्ट यहाँ पर रेंडर हो गया। यहाँ तक हो गया सबका? यहाँ तक रिस्पॉन्स में आ रहा है डेटा? यूज इफेक्ट के अंदर उस कंसोल को हटा के मैंने ये पेस्ट कर दिया सारा कोड। कंसोल हटा के ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही पास करना है आपको। ये इंपोर्ट का यहाँ पर बटन है, इसके अंदर जाके आप पेस्ट कर दोगे कर्ल को। जैसे आप कर्ल पेस्ट करोगे तो हमारे पास यहाँ पर बटन शो हो जाएगा। एक दफा मैं दोबारा पेस्ट करके दिखा देता हूँ। सिंपल इसको यहाँ पर कॉपी किया। यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कर्ल जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो कंसिडर कर लेगा। अब आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंपोर्ट इनटू कलेक्शन या इंपोर्ट विदाउट सेविंग। मैंने इंपोर्ट विदाउट सेविंग किया। उसके बाद मुझे एक लास्ट और काम करना है कि मेरे को हेडर वाले टैब के अंदर जाके सिंपल बस ये जो एक्स रैपिड एपीआई होस्ट आ रहा है इसको अनटिक कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। इसको अनटिक करने के बाद जैसे ही मैं एपीआई हिट करूंगा, सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरे पास सारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। जितनी भी हमारे पास क्रिकेट टीम्स हैं सारी इसने लिस्ट डाउन कर दी। एपीआई कॉल कर रहे हैं ना हम, स्पोर्ट वेबसाइट बना रहे हैं जी। आपका फिर भी काम कर रहा है, जिसका काम कर रहा है ठीक है। मेरे पास पोस्टमैन का वर्जन अपडेट नहीं होगा, डेट्स वाई। यहाँ तक हो गया सबका? क्या इशू आ रहा है? तो करो ना भाई कोड, 4-5 लाइन्स तो हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल एक दफा हमने टेस्ट कर लिया, कोड के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर हमें एक्सियोस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें ये स्पेसिफिक कोड को कॉपी कर लेना है और हम अपने यूज इफेक्ट वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया। फिलहाल मेरे पास इस तरीके से होगा कुछ। यहाँ पर जाके मैंने सर्टेन कोड को पेस्ट कर दिया। इफ आई गो टू ब्राउजर तो कंसोल के अंदर मेरे पास सारी टीम्स का डेटा शो हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले भी कराना है उन सबको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके स्टेट बना लेता हूँ, इसको कमिट कर लेते हैं, इसको भी कमिट कर देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं सारे क्रिकेट टीम्स जो हैं उनको सेट करूँ, सेव कराऊंगा। मैंने लिखा कॉन्स्ट टीम और सेट टीम। और यहाँ पर जाके मैंने क्या कर दिया, यूज स्टेट को कॉल कर लिया। डिफॉल्ट मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो एक एम्प्टी एरे दे देता है, क्योंकि हमारे पास ये अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हम सेव कराएंगे डेटा को। ठीक है, मैंने बोला जैसे ही तुम्हें डेटा मिल जाए तुम क्या करो, जैसे ही आपको डेटा मिल जाए। अब डेटा में किस फॉर्मेट मिल रहा होता है? जेसन में मिल रहा होता है। कैसे करते हैं? जेसन डॉट जेसन लगाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने बोला जो रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे पहले आप यहाँ पर इसको रिटर्न कर दो। रिटर्न करने के बाद एक और मैंने देन बनाया, ये छोड़ो, इसको असिंग अवेट में यूज कर लेते हैं यार। इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, असिंग अवेट यूज कर लिया। मैंने यहाँ पर जाके लिखा असिंग, सॉरी देन में ही करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉट देन। और यहाँ पर जाके मैंने बोला कि जो भी आपको रिस्पॉन्स मिला उसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो जेसन के अंदर। तो मैंने यहाँ पर जाके रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दिया। डॉट देन ये इसको रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास डेटा डॉट टू जेसन, तो कंसोल करके देखते हैं।
कंसोल डॉट लॉग। कहाँ पर? डॉट देन, डॉट देन, अरे यहाँ पर कर दिया। डेटा इज नॉट डिफाइंड। इसने इसको रिटर्न किया, इसके बाद हमने इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन लगाया और उसके अंदर हमने बोला कि डेटा जो आपको आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो डेटा डॉट जेसन के अंदर। टू जेसन था, जेसन था, टू जेसन। ठीक है, अब इसको कंसोल करके देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये इसको रिटर्न कर रहा है ना आगे। एक मिनट रुके, अगर मैं ये वाला देन हटा दूं, यहाँ पर जाके डॉट देन एक कोलेरो फंक्शन, और यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स। तो यहाँ लिख देते हो रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। टू जेसन नहीं है, जेसन है आई थिंक। रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हम इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। अब मैं यहाँ पर अगर जेसन लगाऊंगा तो वो प्रॉमिस रिजॉल्व करने का बोलेगा। रिस्पॉन्स डॉट जेसन नहीं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टू जेसन। एक मिनट हम इसको चेक करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, अभी चेक कर लेते हैं एपीआई के अंदर हमने किया था ये। पहले रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करना था, उसके बाद डेटा के अंदर हमें फॉर्मेटेड मिल रहा था। ये जेसन इसको रिटर्न करेगा, यहाँ से गेट करेगा, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स उठाया, रिस्पॉन्स उठाने के बाद यहाँ पर हमने बोला कि भाई आगे रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि डेटा के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर जाके आपको कंसोल दिखाऊं तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है उस तरीके से आ रहा है कि स्टेटस की है जिसके अंदर सक्सेस है, उसके बाद रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास डेटा है। तो मैं ये स्पेसिफिक डेटा चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोल के अंदर चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास, मुझे एक्सेल से प्लेयर की लिस्ट चाहिए। तो सबसे पहले उसको कंसोल कर लेते हैं। यहाँ जाके लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब चेक करते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर मुझे इस तरीके से डेटा मिल रहा है, रिस्पॉन्स और स्टेटस। अब मुझे इसके अंदर से क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। अच्छा, सही है, सही है, सही। ये एक्सियोस के अंदर तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जेसन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी यूजिंग द एक्सियोस। यहाँ पर हमें जेसन की जरूरत ही नहीं है, बस हमें यहाँ पर जाके रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जैसे मैं डॉट डेटा लिखता हूँ तो मेरे पास जेसन फॉर्मेट के अंदर ये आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जाके लिखा डॉट
रिस्पॉन्स। अब मेरे पास क्लीन जो है मुझे स्पेसिफिक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया सारे प्लेयर्स का। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास क्या था, डॉट डेटा। जैसे ही मैं डॉट डेटा लिखूंगा, एग्जीक्यूट क्या करता है, डॉट डेटा की के अंदर जितना भी हमारे पास रिस्पॉन्स जो एपीआई से फेच हो रहा होता है वो सारा डॉट डेटा वाली फील्ड के अंदर हमें रिटर्न कर देता है। उसके बाद अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा कंसोल कर रहा था तो मेरे पास क्या हो रहा था, मेरे पास कुछ इस तरीके से जो है वो डेटा आ रहा था। एक स्टेटस की थी, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू थी सक्सेस। उसके बाद एक रिस्पॉन्स की थी, उसके अंदर एरे था। मुझे ये एरे ही चाहिए, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेयर का, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि इसके अंदर से भी आप तुम क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर लो रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जाके उसने क्या किया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया सारे प्लेयर्स का। ठीक है, अब यही स्पेसिफिक डेटा मैं क्या करता हूँ, स्टेट के अंदर सेव करा देता हूँ, जो मैंने ऊपर प्लेयर वाली स्टेट बनाई है, सॉरी टीम वाली स्टेट बनाई। मैंने यहाँ पर जाके लिखा सेट टीम, और जो भी डेटा मेरे पास एग्जीक्यूट से आ रहा है वो मैंने इस स्टेट के अंदर सेव करा दिया। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो अपडेटेड डेटा मतलब स्टेट के अंदर मेरे पास सारी टीम का डेटा सेव हो रहा होगा। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो जैसी एपीआई कॉल हुई होगी, यूज इफेक्ट कॉल हो गया, स्टेट के अंदर उसने जाके टीम्स को सेव करा दिया। हम यहाँ पे कंसोल में भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा सेव हो गया है या नहीं। कंसोल के अंदर भी इसको प्रिंट करा लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे इसको डिस्प्ले भी कराना है यूआई के ऊपर, जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको। तो मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, सबसे पहले छोटा सा जो है वो डिजाइन बना लेते हैं, हल्का फुल्का सा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जाके एक फॉर सपोज के लिए एक डिव बना लिया, और उसके अंदर मैंने एक इमेज का टैग बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पर इमेज भी मिल रही है। और उसके बाद मैंने एक H1 बनाया, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कंट्री का नेम आ जाएगा, और हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। ठीक है, कंट्री और इमेज आ रही है। ठीक है, तो मैं कंट्री और इमेज यहाँ पर शो करा दूँ। यहाँ पर हमारे पास कंट्री फॉर सपोज, यहाँ पर हमारे पास अगर पाकिस्तान आ रहा है तो इस तरीके से आ जाएगा पाकिस्तान। और यहाँ पर जाके कोई भी डमी इमेज दे देते हैं फिलहाल के लिए। तो मेरे पास इस तरीके से सारी कंट्रीज का डाटा लिस्ट डाउन हो जाएगा। इसी को मैं अगर दो तीन दफा कॉपी करूँ, एक दो तीन, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो डायनेमिक डाटा एपीआई से जितनी भी कंट्रीज की जो है हमारे पास जितनी भी कंट्रीज लिस्ट डाउन हो रही है वो उस तरीके से कुछ होना शुरू हो जाए। तो अब यहाँ पर जाके हम जो एपीआई के अंदर में डेटा मिल रहा है वो यहाँ पर रेंडर कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैप का मेथड यूज करना पड़ेगा। मैप का मेथड यूज करेंगे, जो क्या करेगा, रेंडर करेगा हमारे पास एक एक करके जितनी भी हमारे पास ईपीआई में डेटा है सब। तो मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मेरी स्टेट का नाम क्या था, टीम। तो मैंने क्या किया, टीम्स वाली स्टेट को कॉल किया, और यहाँ पर मैंने मेथड कॉल किया डॉट मैप। डॉट मैप क्या करेगा, जितनी भी हमारे एरो ऑफ ऑब्जेक्ट होगी उतनी बार ये मैप वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मैप हमारे पास क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट करता है। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो भी मैं सर्टेन एचटीएमएल रिटर्न करूंगा वो इतनी बार रेंडर होगी जितनी बार हम जितने हमारे पास लेंथ है उस स्पेसिफिक एरे की, विच इज 37। तो यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न का टैग लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर एचटीएमएल रिटर्न कर रहे हैं, और ये सर्टेन मैंने एचटीएमएल का ब्लॉक उठा के इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दिया। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो शुड वर्क। मतलब मैंने कुछ कंटेंट तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो ये 37 दफा जो है वो रेंडर होना चाहिए। ठीक है, जितने हमारे पास जो है कंट्रीज थी उतना हमारे पास सर्टेन क्या हो गई, उतनी बार ये जो H1 है वो रेंडर हुआ। अब इसकी जगह मुझे क्या करना है, जो मेरे पास एपीआई से डेटा आ रहा है, एपीआई से मेरे पास की का नाम क्या है, जिसके अंदर मेरे पास कंट्री का नेम आ रहा है, उसका नाम है टाइटल। तो मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डेटा मंगवा लेता हूँ एक एक करके। तो मैंने क्या किया, कॉल बैक फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट दे दिया, वी दे दो, वैल्यू दे दो, वट कुछ भी दे दो। अब यहाँ पर जाके मुझे क्या करना है, वो डायनेमिक डेटा शो कराना है। तो मैंने क्या किया, वी वी डॉट की का नाम हमारे पास क्या था, टाइटल। तो मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया वी डॉट टाइटल। तो मेरे पास जो जो टाइटल्स आ रहे होंगे एपीआई से वो सारे यहाँ पर रेंडर होना शुरू हो। तो ये मेरे पास आ गया इंडिया, अफगानिस्तान, आयरलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी हमारे पास एपीआई से डेटा आ रहा है, सारा डेटा आ रहा था, मैंने यहाँ पर यूआई पे भी शो करा दिया।
इसी के साथ मैं यहाँ पर इमेजेस भी शो करा देता हूँ। तो इमेज को शो कराने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इमेज का पाथ मेरे पास किस स्पेसिफिक की में आ रहा था, इमेज की में आ रहा था। तो मैंने यहाँ पर जाके लिखा वी डॉट इमेज। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास हर कंट्री की जो है वो फ्लैग्स भी आना शुरू हो। इंडिया का, अफगानिस्तान, आयरलैंड, पाकिस्तान, सबके मेरे पास फ्लैग्स भी शो हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसको भी रिमूव करते हैं अभी के लिए फिलहाल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और इस स्पेसिफिक इफेक्ट को भी रिमूव कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक यूज इफेक्ट को यहाँ पर कॉल कर लिया। मैंने इंपोर्ट किया था फ्लो इंपोर्ट यूज इफेक्ट, और यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट कर लिया था टॉप के ऊपर रिएक्ट में से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके यूज इफेक्ट को कॉल करूंगा। कॉल कर लिया यूज इफेक्ट, हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है होके, ये क्या करता है, खुद में एक एरो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इसके अंदर एक एरो फंक्शन दे दिया। अब उसके बाद मैंने सेकंड आर्गुमेंट दिया विच इज अ एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे। इसका मतलब क्या है कि जब भी कंपोनेंट माउंट हो तुम एक ही दफा रेंडर होगे। जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट होगा एक ही दफा रेंडर होगा। इसके अंदर मैंने जाके लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस इज फ्रॉम यूज इफेक्ट। तो मेरे पास कंसोल के अंदर यहाँ पर शो रहा होगा दिस इज फ्रॉम यूज इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दिस इज फ्रॉम यूज इफेक्ट। एक दफा और रिलोड करता हूँ, जब भी रिलोड करूंगा या इस पेज पे आऊंगा मेरे पास ये स्पेसिफिक यूज इफेक्ट रेंडर हो रहा है। सेकंड, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर उस सर्टेन एपीआई को कॉल करना है। तो मैंने एपीआई को क्या करा था, इंपोर्ट कर लिया था यूजिंग अ कर्ल। यहाँ पर मैंने टेस्ट भी कर लिया था सक्सेसफुली, एपीआई कॉल भी हो रही थी और रिस्पॉन्स भी मेरे पास आ रहा था। ठीक है, मेरे पास रिस्पॉन्स भी आ गया है। अब मुझे क्या करना है, ये सर्टेन एपीआई को मुझे यूज करना है उस यूज इफेक्ट के अंदर। तो मैंने क्या किया, कोड वाले आइकन पे क्लिक किया। आइकन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। मुझे इसको जो है वो कॉल करना है नोड जेस एक्सियोस। मुझे सिलेक्ट करना है नोड जेस एक्सियोस। एक्सियोस मैंने एनपीएम से जो है वो इंस्टॉल कर लिया था यूजिंग एनपीएम आई एक्सियोस यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर जाके सबसे पहले तो मैंने इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस को। सबसे पहले मैंने काम क्या किया, इंपोर्ट करा एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस। बस उसके बाद सिंपल क्या करना है, हमें ये सर्टेन कोड को कॉपी करना है, पूरा उठाना है यहाँ से, सिर्फ इस वाले पार्ट को छोड़ देना है। लाइन नंबर 1 के अलावा आपको जितना भी सर्टेन कोड है उसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या किया, इस यूज इफेक्ट के अंदर पेस्ट कर दिया, उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। लेट का एल हम, ठीक है अब सही है। ये हमारे पास सक्सेसफुली एपीआई हमने इंटीग्रेट कर दी है। अब ब्राउजर के ऊपर जाके देखें क्या हमारा डेटा फेच हो रहा है। हाँ, हमारा डेटा भी फेच हो रहा है। अब मुझे इसको क्या चाहिए, जेसन फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, स्ट्रिंगलीफाई हटाता हूँ फिलहाल के लिए। जैसे ही मैं स्ट्रिंगलीफाई हटाऊंगा तो प्रॉपर मेरे पास जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं देखता हूँ तो ये भाई यहाँ पर तो स्टेटस की भी है और स्टेटस की के अंदर सक्सेस है। मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और की है जिसका नाम रिस्पॉन्स है। इसके अंदर सारे प्लेयर्स की डिटेल आ रही है। मुझे तो ये सर्टेन डेटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके डेटा डॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जाके ब्राउजर पे चेक करते हैं तो मुझे जो स्पेसिफिक प्लेयर डेटा चाहिए था, एरो ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए थे प्लेयर्स के, मुझे वही मिल गए। मुझे ये चाहिए थे और कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे ये सर्टेन डेटा चाहिए। अब यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके मैंने हुक कॉल कर लिया, मतलब सॉरी एक नई स्टेट बना ली जिसके अंदर जो भी मेरे प्लेयर्स एपीआई से आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर सेव करा दूंगा। मैंने लिखा कॉन्स प्लेयर और सेट प्लेयर, किसी भी नाम से आप अपना जो है वो प्लेयर्स बोल रहा हूँ सॉरी, टीम टीम सेव करा ना इसके अंदर, किसी भी नाम से आप सर्टेन अपना जो है वो स्टेट्स बना सकते हो, लेकिन वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला यूज स्टेट। अब मैंने बोला जो भी मेरे पास एपीआई से डेटा आ रहा होगा वो मैं इस स्टेट के अंदर सेव करा दूंगा। तो एपीआई से मुझे डेटा मिल रहा था रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रिस्पॉन्स के अंदर। तो मैंने क्या किया, सेट टीम के अंदर यही पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया, ये एक्सट्रैक्शन कॉपी की और यहाँ पर जाके स्टेट के अंदर सेव करा लिया। तो मेरी स्टेट जो हमारे पास टीम वाली स्टेट थी उसके अंदर ये सारा डेटा जैसे ही मेरी एपीआई कॉल हुई सेव हो गया। एक दफा मैं रिलोड करता हूँ दोबारा, जैसे ही मैं रिलोड करूंगा दोबारा कंपोनेंट माउंट होगा और दोबारा मेरा एपीआई कॉल जाएगी और डेटा स्टेट के अंदर जाके सेव हो जाएगा। यहाँ तक मेरा हो गया काम।
अब मुझे क्या करना है, इस सर्टेन एपीआई को, और सॉरी इस स्पेसिफिक जो टीम है, टीम का जो डेटा है वो मुझे यूआई के ऊपर भी रेंडर करना है, वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूशन करनी है, वन बाय वन इटरेशन परफॉर्म करनी है। तो स्टेट में तो मेरा डेटा सारा सेव हो ही रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाके कंसोल के अंदर चेक भी कर लूँ कि मुझे टीम वाली स्टेट के अंदर क्या मिल रहा है, मैंने यहाँ पर जाके चेक किया कंसोल डॉट लॉग टीम, तो मेरे पास डेटा मिल रहा होगा, ये रहा मेरे पास ये डेटा मिल रहा, ठीक है, सारा डेटा मेरा स्टेट में मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको शो कराना है यूआई के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एक डमी जो है वो यूआई बना लेता हूँ फिलहाल के लिए, जिसके ऊपर मेरे पास क्या होगा, टीम का नाम होगा यहाँ पर जाके, और एक इमेज का टैग लगा लेते हैं जहाँ पर मेरे पास उस स्पेसिफिक कंट्री की इमेज होगी। मैंने इमेज यूज़ की, और इमेज के अंदर अभी फिलहाल के लिए हमने कुछ भी दे देते हैं, डमी इमेज, इसी को उठा लेते हैं, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, चेक करते हैं, ये रहा, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे पास वन बाय वन करके आएगा। मान लो कि मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे पास चार जो है वो कंट्रीज का डेटा है, 1 2 3 4, तो मेरे पास इस तरीके से रेंडर होगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, डेट्स फाइन। अब मुझे ये डायनेमिक डेटा चाहिए, ये तो मैंने स्टैटिक जो है वो यूआई बनाई थी, मुझे डायनेमिक डेटा जो है वो इस यूआई के ऊपर रेंडर करना है। जितनी मेरे पास कंट्रीज एपीआई से आ रही है, मैं चाह रहा हूँ उतनी बार जो है वो ये H1 और इमेज रिपेंड हो, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, क्योंकि मुझे क्या करना है, इटरेशन परफॉर्म करनी है उस स्टेट के ऊपर। अब जिस स्टेट के ऊपर तो इटरेशन परफॉर्म करनी है, उस स्टेट का हमने यहाँ पर नाम दिया विच इज अ टीम। टीम के बाद अब मुझे इटरेशन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है डॉट मैप का, तो मैंने यहाँ पर जाके लिखा डॉट मैप। अभी क्यों सजेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने इसको एम्प्टी डिफॉल्ट एरे भी नहीं दिया, तो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट एरे भी सेट कर दी, ठीक है। मैंने बोला आपको क्या करना है, इसके ऊपर इटरेशन परफॉर्म करनी है। अब मैप मेथड क्या करता है, खुद में एक कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उस कॉलबैक फंक्शन में वो तुम्हें वैल्यू देगा एक एक इटरेशन की, और इंडेक्स देगा, और लास्ट हमारे पास एरे होता है जो हम नहीं यूज कर रहे होते मोस्टली, ये हमारे पास एक कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। अब ये जो इसमें जो भी तुम कोड लिखोगे वो उतनी बार जो है वो रन होगा जितना हमारे पास एरे की लेंथ है। तो मैंने बोला कि भाई रिटर्न कर दो तुम H1 को उतनी बार जितनी तुम्हारी एरे की लेंथ है। अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर पाकिस्तान लिखा, तो 37 मेरे पास जो है प्लेयर्स हैं, और सॉरी कंट्रीज हैं, तो 37 जो है वो दफा उसने क्या कर दिया, इसको मेरे पास रेंडर कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो डायनेमिक डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जाके क्या किया, आर्गुमेंट में वी पेश किया, वी में तुम्हें क्या मिलेगा, वो डायनेमिक डेटा मिलेगा। डायनेमिक डेटा क्या मिलेगा, तुम्हें एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा हर दफा, ये पूरा पूरा तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा इस वी के अंदर। अब इसके अंदर से मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, टाइटल एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर जाके पाकिस्तान को रिमूव किया, और डायनेमिक डेटा जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया वी डॉट टाइटल। टाइटल के अंदर मुझे क्या था, उस स्पेसिफिक कंट्री का नाम मिल रहा था, जो जो हमारे पास क्रिकेट खेल रही होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी कंट्रीज आ गई। अब मुझे इनकी इमेजेस भी चाहिए, तो अगर मैं पोस्टमैन पे जाके देखूं तो इमेज मेरे पास आ रही है इमेज की के अंदर, जिसके अंदर मुझे हर स्पेसिफिक कंट्री की इमेज जो है वो फ्लैग की इमेज मिल रही है। तो यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, इमेज का टैग यूज किया, और एसआरसी के अंदर जाके मैंने क्या किया, अब की का नाम है इमेज, तो मैंने यहाँ पर जाके दे दिया वी डॉट इमेज। अब ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास, ये फ्रेगमेंट का आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फ्रेगमेंट दे दिया, क्योंकि ये भी हमारे पास HTML रिटर्न कर रहा है, तो इसको भी एक पेरेंट लेवल फ्रेगमेंट चाहिए होता है। जैसे ही मैं ब्राउजर के ऊपर गया, तो मेरे पास एक एक करके सारी कंट्रीज के फ्लैग्स भी आना शुरू हो गए, तो जो जो कंट्रीज हैं वो सारी एपीआई से यहाँ पर शो भी होना शुरू। अब मैं जैसे ही रिलोड करूंगा, विद इन अ 1 या 2 सेकेंड्स आपके पास डेटा दोबारा एपीआई पे सर्वर रिक्वेस्ट जाएगी, और आपके पास कंट्रीज आ रही होगी। आप यहाँ पर एक लोडर भी लगा सकते हो, जितना डेटा जितने टाइम में हमारा डेटा आ रहा है। यहाँ तक हुआ सबका, फिर हम क्या करेंगे भाई, एपीआई की अपनी यूज करना खत्म हो जाएंगे क्रेडिट्स मेरे सारे। चेक करो, वी टाइटल की के अंदर ही तो है, स्टेट में डेटा सही सेव करा है, स्टेट को कंसोल करके देखो पहले।